उन्होंने कहा जान से मार दो, हमें बहाल करोगे तो जाएंगे, नहीं तो इधर ही लेटेंगे। असल इशू जो गुलाम मुर्तज़ा साहब कह रहे थे वो गवर्नेंस है, वो एडमिनिस्ट्रेशन है। वो ये कह रहे हैं कि जनाब हमारे पास तकरीबन 4000 डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बाबर डुगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अब पता चला। नाज़रीन, एक तरफ महंगाई का तूफान थम नहीं रहा, दूसरी तरफ मिनी बजट लाने की तैयारियां की जा रही हैं। इसी सिलसिले में खानेवाल में हुकूमत को एक इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा, जहां पर मुस्लिम लीग नून एक मरतबा फिर हुकूमती कैंडिडेट से 13,000 वोटों से जीत गया। इसी सिलसिले में आज प्राइम मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक मशावरती इजलास बुलाया। उस मशावरती इजलास में ऐसे वक्त में जब लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन सर पर हैं और हुकूमत को शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है, प्राइम मिनिस्टर ने एक मशावरती इजलास बुलाया और उसमें जो अपने तर्जुमान थे उनको ये डायरेक्शन दी कि अपनी तीर का रुख, अपनी तोपों का रुख जो है वो शहबाज शरीफ की तरफ कर दिया जाए। शहबाज शरीफ का जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, जो करप्शन का केस है, उसको अवाम में ज़्यादा से ज़्यादा उजागर किया जाए। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म के मशीर शहजाद अकबर ने तमाम तर्जुमानों को शहबाज शरीफ के केस के हवाले से जो डिटेल थी उससे भी आगाह किया, उनको ब्रीफ किया। तो दूसरी तरफ शौकत तरीन ने जो तर्जुमान थे उनको ये ब्रीफ किया कि अवाम से कहें कि टेंशन की ज़रूरत नहीं है। एक मतलब फिर कहा कि जी टेंशन की ज़रूरत नहीं है, डॉलर सस्ता हो रहा है, चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। ऐसे वक्त में जब मिनी बजट आ रहा है, लग रहा है कि 360 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगेंगे, महंगाई का नया तूफान आएगा। प्राइम मिनिस्टर ने अपने तर्जुमानों से ये कहा कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अवाम को जाकर ये बताएँ कि जनाब पाकिस्तान आज भी सबसे सस्ता मुल्क है। अगर कंपैरिजन किया जाए दूसरे ममालिक से तो पाकिस्तान सस्ता मुल्क है। देखिए तर्जुमानों की इस बात पे अवाम कितना यकीन करते हैं, क्योंकि जो इमरान खान साहब ये बार बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान सस्ता मुल्क है, लेकिन लोग वोट नून लीग को डाल रहे हैं, अपोजिशन को डाल रहे हैं, पीटीआई को नहीं डाल रहे। जहाँ तक बात है शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की, तो देखते हैं कि तर्जुमान कितना अवाम को कायल कर सकते हैं। क्या वाकई शहबाज शरीफ इस केस में फंसेंगे, क्योंकि एफआईए ने इस केस का चालान कोर्ट में पेश कर दिया है। तो देखते हैं कि अब ये केस किस साइड पे चलता है। नाज़रीन, मेरे साथी एंकर उसामा गाजी अभी थोड़ी देर लेट हैं, जबकि गुलाम मुर्तज़ा साहब मेरे साथी एंकर हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगे। जी मुर्तज़ा साहब, एफआईए ने जो चालान था वो पेश कर दिया है और उस चालान में जो मेरे पास डिटेल्स हैं उसमें तकरीबन उसके 7 वॉल्यूम्स हैं, 4000 डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं और उसके साथ साथ तकरीबन 100 के करीब विटनेसेस उसमें मौजूद हैं। और मरकज़ी जो मुल्ज़िम है एफआईए के मुताबिक, जो मरकज़ी मुल्ज़िम है वो शहबाज शरीफ हैं। तो क्या लग रहा है, क्या चालान के बाद हुकूमत ये साबित कर पाएगी कि शहबाज शरीफ ही मरकज़ी मुल्ज़िम है? बहुत शुक्रिया बाबर डोगर साहब। आप ये देखें कि गुज़िश्ता 4 साल से या 5 साल से हम सुन रहे हैं कि करप्शन के गॉडफादर हैं, करप्शन के किंग हैं, मनी लॉन्ड्रिंग की है, शहबाज शरीफ ने पता नहीं क्या क्या कुछ कर लिया है और 100 कंपनियां स्कैंडल, उसके साथ पानी स्कैंडल, जो लाहौर का कूड़ा करकट समेटने का स्कैंडल, दुनिया जान के दवाइयों पता नहीं क्या कुछ था। और कल जो चलान, आज यानी कि जो चलान ज़बरदस्ती पेश करवाया गया है वो उसकी मालियत टोटल बनती है, उसको ये ना देखें कि कितने मन वेट है, ये देखें कि 16 अरब रुपए की मालियत इन्होंने इल्ज़ामात की हद तक लगाई है। अब लेकिन मुर्तज़ा साहब एक मिनट ठहर जाएं। वो ये कह रहे हैं कि जनाब हमारे पास तकरीबन 4000 डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं, उसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि 100 विटनेसेस हैं जो कोर्ट में पेश होंगे और अपनी विटनेस करेंगे। तो इसके बाद भी आपको डाउट है कि शहबाज शरीफ के खिलाफ कुछ साबित नहीं होगा?
डोगर साहब, बात पता क्या है, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि हज़ारों अरब की बात की गई थी, 16 अरब पे आके कमांड टूटी है। नहीं, एक मिनट ठहर जाए, मैं आपको टाइम देता हूँ, एक मिनट ठहर जाए। FIA ये कह रही है कि जनाब 25 अरब रुपए की ये टोटल स्कैम था, 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई, 25 अरब रुपए की अलेजिडली करप्शन की गई, लेकिन उसमें से 9 अरब का वो फोरेंसिक ऑडिट कर रहे हैं, 9 अरब का वो कर रहे हैं, 16 अरब का उन्होंने पेश कर दिया है चालान, बाकी 9 अरब का भी वो जल्दी पेश कर देंगे। नाज़रीन, एक मिनट, हमारे साथ उसामा गाजी साहब, हमारे मेन एंकर जो हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। तो उसामा साहब जी सर, मैं तो आप दोनों की बहस सुन रहा हूँ कि अब क्या करें, कि FIA की सुने या अब जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि जनाब मेरे वकला जवाब देंगे और मैंने कोई एक धले की करप्शन नहीं की, तो इसमें अब किस तरफ जाएं? अब अदालतें हैं, जहाँ तक गुलाम रज़ा साहब की बात तो ये ठीक लगती है कि अभी तक हमने नहीं देखा कि कोई प्रूफ उस तरह से होगा मंतकी अंजाम तक। तकरीबन 3 साल तो हो गए हैं, किसी केस को तो आखिरी हद तक जाना चाहिए। हमारे यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट भी पड़ी हुई है, आगे तक मामलात पड़े हुए हैं, लेकिन मुर्तज़ा साहब, जो इमरान खान साहब का अभी तक नारा हमें नज़र आ रहा है कि जी हमने इस मुल्क से करप्शन का खात्मा करना है, अब तो FIA तो उनके अपने अंडर इदारा है, अब वो नैब को या किसी को नहीं कह सकते। अगर इस केस में नाकामी हुई तो बराह रास्त फिर इमरान खान साहब की नाकामी होगी। नैब भी बुनियादी तौर पे उन्हीं के अंडर ही है, और जिस तरह से शहजाद अकबर साहब के मामलात जो थे वो चेयरमैन नैब के साथ चलते थे, सब दुनिया जानती है। और ये जो आप ये देखें कि कल डॉक्टर रिजवान जो कि इस केस का जिन्होंने चलान पेश करना था, उनसे बड़ा कह कलवा के चलान पेश करवाया गया है। वो चलान पेश करने में बड़ी हिचकिचाहट का सामना था उनको, काफ़ी दिनों से उन्हें कहा जा रहा था वो चलान पेश नहीं कर रहे थे, ये भी खबर साथ है। और दूसरी आप ये देखें कि सारी तोपों का रुख देखें, वो खानेवाल में इलेक्शन तो राना सलीम साहब जीत गए हैं, और वो जो कल आप बात कर रहे थे, हमने सारे मिल के बात की कि उनको अब पंजाब की हद तक आप देखें कि लोग पाकिस्तान मुस्लिम नवाज को वोट देना चाहते हैं, भी बात करनी है, वोट दिया। मैं चाह रहा हूं इलेक्शन पर सर आगे सर आगे इसी पर तफसील से बात कर रही है सर, इसी केस पर बात कर रही है तफसील से। लेकिन अभी जिस तरह से शिकस्त पर शिकस्त मिल रही है तहरीक इंसाफ को, तो बाबू डोगर साहब, जब तक आप ये नहीं देखेंगे कि वजह क्या है, पहले कहा जी हमदर्दी का वोट मिल गया, कोई और वजूहात थी, इस दफ़ा तो अब जिस तरह से यानी हमदर्दी का वोट दूसरी तरफ होना चाहिए। हाँ, अब ये देखिए ना कि तहरीक इंसाफ का बंदा वो नून लीग में जाता है और वहाँ जाकर भी जीत जाता है, तो इससे तो अब तहरीक इंसाफ कुछ सोचना होगा कि अभी जो कारकर्दगी है इसकी बुनियाद पर बल्दियाती इलेक्शन में इनके लिए बड़े मुश्किल हो रहे हैं, और इमरान खान साहब कह रहे हैं तैयारी करो। अच्छा सामा साहब, एक तरफ तो मिनी बजट भी आ रहा है, अब आप देखें कि मिनी बजट के बाद महंगाई का एक तूफान आएगा। पहले PTI जो है उस पर भी हमने ब्रेक के बाद बात कर रही है। नहीं, मैं उस तरफ नहीं आ रहा, मैं इसी तरफ ही हूँ, आप बेफिक्र रहें। वो तो अपनी जगह पे है। जो असल चीज़ है, आज जो मीटिंग की गई है खान साहब ने, उसमें जो टारगेट करने की कोशिश की गई, अब वो ज़बरदस्ती तर्जुमानों को कहने कि इसमें शहबाज शरीफ को टारगेट किया जाए। अब देखने वाली चीज़ ये है कि शहबाज शरीफ हमजा शुगर मिल में कभी भी, रमज़ान शुगर मिल में कभी भी ऑफिस बेरर नहीं रहे। हमजा शहबाज 10 साल उसके CEO रहे हैं, उसकी जितनी एनुअल बुक्स हैं उसमें सिग्नेचर जो हैं वो हमजा शहबाज के हैं। 2018 में हमजा शहबाज को वहाँ से विड्रॉ करवा के सलमान शहबाज को उसका CEO लगा दिया गया। बाद में सलमान शहबाज साहब जो हैं वो बाहर दौड़ गए। 4 मेन कैश बॉयज़ थे वो भी पाकिस्तान से बाहर हैं। जो मेरी इतलात हैं, जो मेरी FIA के लोगों से बात हुई है कि इनके वकला, नून लीग के जो वकला हैं, इसको टेक्निकल ग्राउंड पे लड़ेंगे। और जो मेरी असेसमेंट है, जो मेरी लोगों से बात हुई, इसमें शहबाज शरीफ फंसते नहीं हैं। इमरान खान साहब की सख्त हदायत हैं FIA को भी और तर्जुमानों को भी कि आपने शहबाज शरीफ को टारगेट करना है इसमें। लेकिन जब ये केस चलेगा तो शहबाज शरीफ इसमें नहीं फंसेंगे, हमजा शहबाज फंस सकते हैं, सलमान शहबाज में मरकज़ी मुल्ज़िम है। हुकूमत ने शहबाज शरीफ को मरकज़ी मुल्ज़िम बनाया हुआ है, जो कि मेरा मतलब कि बेनिफिशरी हो सकते हैं, लेकिन उनके नाम पे कोई चीज़ है नहीं है। तो ना वो रमज़ान शुगर मिल से उनका कोई ताल्लुक़ है, ना उसकी वो शेयर होल्डर हैं। तो अगर उनके बच्चे ज़रूर हैं,
और बच्चों की करप्शन वालिद उसमें इन्वॉल्व किस हद तक इम्प्लिकेट हो सकता है इसका तो अब लॉ जो है वो मुझे नहीं पता क्या लॉ कहता है। दो के नैब लॉ में ये है कि जी अगर इस तरह की करप्शन होती है और आपका वालिद जो है वो उसके पास अख्तियार है तो फिर वो भी उसमें नामजद मुलजिम है। तो FIA क्या उसमें शहबाज शरीफ को के खिलाफ ये सारी चार्जेस साबित कर सकेगी, ये मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि अभी तक जी शहबाज शरीफ खामोश हैं। हमजा शहबाज से उन्होंने जितनी इन्वेस्टिगेशन की उन्होंने किसी चीज़ का कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ इसके कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। सलमान शहबाज सारा जिम्मेदार है जो कि बाहर दौड़ गया हुआ है। ठीक है। तो अब गवर्नमेंट एविडेंसेस तो ले आई है लेकिन शहबाज शरीफ को किस तरह से इम्प्लीकेट करेगी मुझे नहीं पता, लेकिन शहबाज शरीफ के वकला जब आएंगे अब वो बोलेंगे और ये सारा केस जो है ना उन्होंने टेक्निकलिटीज के साथ उलझा देना है। जो मुझे लग रहा है इस केस में से कुछ नहीं निकलना, ये मैं आपको बता दूं। अच्छा चले, आपका ख्याल है कुछ नहीं मिलना। लेकिन गुलाम रज़ा साहब, बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से एक सवाल ये है कि मुझे एक बड़ी अहम शख्सियत से मुलाकात का इत्तेफाक हुआ तो उन्होंने कहा कि असल में हमारे मुल्क का अलमिया यह है कि कोई भी इदारे का जब सरबरा बनता है, किसी भी इदारे का, उसके इर्द गिर्द एक टोला इकट्ठा हो जाता है खुशामदियों का और उसको कहता है जी बस ये ज़बरदस्त या उसको असल हकीकत उस तक पहुँचने नहीं देता। अब जब ये बात कही जा रही है कि जी मुर्दा बंदे को भी वोट डाल दिया गया, ये कि जनाब इमरान खान साहब कह रहे हैं जी मनी लॉन्ड्रिंग ना होती, मुल्क के ऐसे हालात ना होते, शहबाज शरीफ को टारगेट करो। सर इलेक्शन की डायनामिक्स फ़र्क हैं, वहाँ पर जब इस तरह बात होगी और इमरान खान साहब ने आखिर में जो बात कही है कि जी EVM ना होने की वजह से सारा मसला हो रहा है, ये सारे जाली वोट नून लीग पीपल्स पार्टी की तरफ से होते हैं और ये चाहते नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आए। जबकि मैं आज देख रहा था कि जी इस्लामाबाद के इलेक्शंस में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत कह रही है जी हम EVM पर करवा नहीं सकते। तो ये इमरान खान सब तक हकीकत नहीं पहुँचने दी जाती। तर्जुमानों का इजलास है, हर कोई अपनी ब्रीफिंग दे रहा है, शहजाद अकबर साहब आ रहे हैं तो वो जनाब शहबाज शरीफ ये हो गया वो हो गया, कोई और शहबाज गिल साहब आ रहे हैं वो बताएंगे जी ये तो मुर्दा बंदे का वोट डाल गया है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी नहीं बताएंगे। अच्छा नहीं है कि वहाँ के बंदे को बुलाया जाए, वहाँ के कारकुनों को खाने वाल के बुलाया जाए, उनसे पूछा जाए कि जी क्या वजह हुई शिकस्त की। इंडिपेंडेंट जो ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी होती हैं, ऑब्जर्वर्स होते हैं जो इलेक्शंस को मॉनिटर कर रहे होते हैं। आप छोड़ दें गवर्नमेंट की बयानबाजियों को, इलेक्शन कमीशन को भी आप छोड़ दें, अब इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स का कोई ज़्यादा ख़ास टिल्ट नहीं होता। जिस तरह से यूरोपीय यूनियन की एक रिपोर्ट आई थी, इस तरह से फाफेन यहाँ पे काम कर रही है, पिल्डैट है, ये मुख्तलिफ इस तरह की और दीगर भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो देखती हैं और प्रॉपर उनको चैलेंज किया जा सकता है उनकी रिपोर्ट्स को, क्योंकि वो डाटा एनालिसिस के ऊपर उनकी रिपोर्ट्स होती हैं और अमूमी तौर पे शवाहिद उनके डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस उनके पास होती हैं। तो इस इलेक्शन के हवाले से कोई ऐसी किसी तरह की कोई ख़बर, कोई रिपोर्ट नहीं है। कल रिपोर्ट आई है फाफेन की, उसमें भी लिखा हुआ है कि इलेक्शन जो था वो जिस तरह से पाकिस्तान में एक माहौल होता है इलेक्शन का, उस माहौल के तहत ये इलेक्शन लड़ा गया है और कोई भी ऐसी इसमें चीज़ नज़र नहीं आई है कि जिसमें किसी हुकूमत ने वोट डलवाए हों या अपोजिशन ने अपने वोट जो है वो ज़बरदस्ती डलवाए हों। जो बंदा इस दुनिया में उसका वोट कैसे डाल गया? इस चीज़ को छोड़ दें, इधर तो नवाज शरीफ को वैक्सीन लग गई थी, ये तो मुर्दा बंदे का वोट था। ये इस तरह की बातें डिस्काबिल बहस नहीं होती, ये बातें मुर्दा बंदे का, ये अमूमी तौर पे आप जहाँ छोटे छोटे बल्दियाती इंतखाबात होंगे 10-10 साल पहले मरने वाले लोग जो हैं तो उनका वोट। अच्छा मुर्दा साहब एक मिनट सर, EVM बहुत जरूरी है। सर मुझे एक बात बताएं कि ये एक ना इमरान खान साहब जो ये जो उनके इर्द गिर्द जो उनके मशीर है ना, उन्होंने एक ख्याली दुनिया में उनको रखा होगा। इमरान खान साहब ये यकीन करके बैठे हुए हैं कि जनाब बेतहाशा जाली वोट है, उस जाली वोट की वजह से हम हर इलेक्शन हार जाते हैं। वो इस चीज़ पे यकीन करने को तैयार नहीं है कि महंगाई भी कोई फैक्टर है। वो आज भी ये समझते हैं कि पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है और लोग जो है वो महंगाई नाम की चीज़ नहीं है, जिस तरह से उनको कैबिनेट्स में ब्रीफ किया जाता है। ये जब कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हुए और नून लीग जीत गई और PTI को बुरी तरह से शिकस्त हुई, तो इमरान खान साहब जब लाहौर आए और उनको जो ब्रीफिंग दी गई उसमें कहा गया कि जनाब ये सारी धांधली थी, ये नून लीग का जाली वोट था जिसकी वजह से हम हार गए। तो उसमें बाद में ऑफ द रिकॉर्ड सब इस चीज़ को मानते हैं, सब इस चीज़ को मानते हैं। गवर्नर पंजाब 24 सरवर से मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे कहा कि भाई इस महंगाई में हमें कौन वोट डालेगा,
लोग हमें गालियां दे रहे हैं, ये वोट मांगने जाते हैं, आगे से गालियां पड़ती हैं, तो वोट कौन डालेगा? और जब खान साहब के पास मीटिंग होती तो उनको कहा जाता है जी जाली वोटिंग, ईवीएम। अब खान साहब जो है वो पक्के हो चुके हैं कि जनाब ईवीएम मशीन आ जाएगी तो जो जाली वोट है वो नहीं भुगतेगा, तो हर तरफ पीटीआई जो है वो क्लीन स्वीप मार जाएगी। समझा, ये एक इमरान खान साहब जो हैं उनके इर्द गिर्द के जो लोग हैं, जैसे अभी आपने कहा क्या नाम है उनका, शहबाज गिल साहब, उन्होंने कहा जी एक मुर्दा वोट पड़ गया। अच्छा जी, 1 लाख में से एक मुर्दा वोट पड़ गया, अब मुझे नहीं पता वो किसको पड़ा, तो उससे पता चला कि ये सारी रिगिंग हो गई। वो तो एक उनके पास आ गया ना, वो तो ये पेश कर रहे होंगे वजूहात के जी देखिए अगर एक मुर्दा का वोट मुझे पता चल गया आ गया, पता नहीं कितनों के डल गए। अच्छा, उनके पास क्या सबूत था कि ये मुर्दा वोट पड़ा? डाल दिए, किसी अखबार से कोई खबर पढ़ ली और उस खबर को आगे खान साहब को बेच दिया। और खान साहब के बारे में ये है कि वो बड़ी जल्दी चीज़ों पे यकीन कर लेते हैं, मान लेते हैं। बहुत सारे उनके लोगों ने मुझे बताया कि वो बड़ी चीज़ें को बाय कर लेते हैं बड़ी जल्दी से। सर अब डॉक्टर साहब बहुत सारे इलेक्शंस आपने भी लड़े हुए हैं, हमने इलेक्शंस देखे हैं, बहुत सारे पोलिंग एजेंट्स और ये वो। बाज़ औक़ात ये इस तरह से भी किया जाता है कि आप कोई ऐसा वोट देख लेते हैं जिसकी पूरी फैमिली उस पार्टी से हो जिसको आपने एलिगेशंस लगाने हैं, उनमें से उनका कोई मुर्दा किसी न किसी तरीके से कहा जाता है कि इसको औरत को किसी को भेज के औरत का वोट डलवा दो जो मरी हुई हो, तो बाद में ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जनाब मुर्दा साहब मैं आपको एक बात बताऊं, एक मिनट आ जाए आप, मुझे एक बात बताएं। इंतखाबात में मैं एक दफ़ा गुजरांवाला में एक इलेक्शन हो रहा था, उसमें PMLN पंजाब में थी और पे पार्टी मरकज़ में थी, और वहाँ पे जो इलेक्शन हुआ तो मैंने राना सना उस वक्त लॉ मिनिस्टर थे, मैंने उनसे पूछा क्या हालात हैं। उन्होंने कहा जो एरियाज हमारे कब्ज़े में थे वहाँ पर हमने धड़ाधड़ वोट डाले, और जो एरिया फिर पार्टी के कब्ज़े में थे उन्होंने धड़ाधड़ वोट डाले, जाली नकली असली सारे डाल दिए, और बाद में जो काउंटिंग हुई उसमें बाल जीत गए क्योंकि हमने ज़्यादा वोट डाल दिए। तो सर दोनों पार्टियाँ, आपका क्या ख्याल है, PTI ने जाली वोट नहीं भुगताए होंगे? 1 करोड़ % भुगताए होंगे दोनों पार्टियां। क्या वहाँ उधर से आसमान से फरिश्ते उतरे हुए थे? अच्छा, दोनों पार्टियां कोशिश करती हैं जाली वोट दोनों तरफ से भुगतते हैं। ये कल्चर है यहाँ का। कहीं ना कहीं किसी वक्त जाकर तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लाना ही है। अब शहबाज शरीफ साहब के हवाले से जो बात हो रही थी गुलाम साहब, उसमें ये बात समझ नहीं आती कि आप हैं, मैं हूँ, बाबर साहब हैं, हमारे भी कई जानने वाले लोग होंगे। आपने भी कभी सुना है किसी का पापड़ वाला और किसी के मुलाजिम है, उसके अरबों रुपए उसके अकाउंट में जा रहे हैं और जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं है शुगर इंडस्ट्री से, वो लोग पैसे उनमें भेज रहे हैं, भेजते चले जा रहे हैं? ये सिर्फ शहबाज शरीफ साहब के साथ ही क्यों होता है? ये अगर आप हमारे पाकिस्तान के कारोबार की डायनामिक्स को समझें, आप अगर जो रियलिटीज़ हैं उनकी जानिब जाएं, तो आपको हर सरमायादार वो जो भी काम करता है वो अपने पल्लेदारों से, अपने जो मज़दूर हैं उनसे, अपने बहुत करीबी जो उनकी ख़ास मुलाज़म हैं उनसे, वो उनके नाम के साथ उनके साथ काम करता है। ये एक आप किसी गल्ला मंडी में चले जाएं, वहाँ रिकॉर्ड उठा के देख लें किसी आड़ती का, तो आपको पता चलेगा कि 10 पल्लेदारों के नाम पे लेन देन हो रहा है, चीनी का, खाद का, मकई का, गंदम का, चने का। मेरी बात तो पूरी कर लेने दे, बात पूरी कर लेने दे। अच्छा करें बात पूरी। मेरी बात पूरी कर लेने दे। मैं ये कह रहा हूँ कि कराची हो, लाहौर हो, फैसलाबाद हो या कोई और बड़ा शहर हो, आप जाके रियलिटीज़ देख लें। जितनी स्टॉक रखा जाता है वो ऐसे लोगों के नामों पे रखा जाता है, जितनी ट्रांजैक्शन की जाती हैं वो ऐसे लोगों के नाम पे की जाती हैं। ये कारोबार, पाकिस्तान के कारोबार में ये चीज़ें, आप FBI वालों से पूछ लें, उनके DGs से, वो आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में पैसे बाहर भिजवाना, पाकिस्तान बाहर से पैसे पाकिस्तान में लेके आना और इस तरह के कारोबार में ऐसे लोगों के साथ मिलके, ये सारी चीज़ें इन कारोबारों का हिस्सा हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें इन कारोबार का, ये प्रैक्टिसेस को हम अब ख़त्म करने की, फैटअप की जब से पाकिस्तान के ऊपर चीजें आई हैं, खत्म करने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है, तो शहबाज और हो जाएंगे जब में आगे सर अगर करता रहेगा। अच्छा, तो वही उसी ये भी कारोबारी आदमी है। अच्छा एक मिनट मुर्दा साहब, एक मिनट, ये कारोबार है, ये सारा केस जो था पहले नैब में गया। अच्छा, नैब का काम ये है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग को डील नहीं करती।
नैब देखती है कि क्या इसमें कोई करप्शन का एलिमेंट है। अब ये आ गया FIA के पास। अच्छा, ये मनी लॉन्ड्रिंग का तो केस हो सकता है, जिसमें शहबाज शरीफ फंसते हैं या नहीं फंसते ये बात की बात है। मसला ये है कि इसमें अभी तक गवर्नमेंट ये इस्टेब्लिश नहीं कर पाई कि ये पैसा रमज़ान शुगर मिल की अपनी कमाई है, क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि वहाँ से पैसा वाइट किया जा रहा हो, ऑफ द बुक चीनी बेची जा रही हो, या इस तरह का, ये वाइट कॉलर क्राइम कहलाता है। लेकिन करप्शन कुछ और चीज़ है। करप्शन ये है कि जनाब आपने मेट्रो में कोई किकबैक ले ली, आपने ऑरेंज लाइन में किकबैक ले ली, आपने मुझे पावर प्लांट्स लगाए उनमें किकबैक ली, उनमें से पैसा बनाया। अभी तक किसी गवर्नमेंट कहीं ये इस्टेब्लिश नहीं कर पाई कि ये जो बार बार करप्शन कर रहे हैं कि किस प्रोजेक्ट में कहाँ पर ये करप्शन हुई और ये जो करप्शन है इसका पैसा जो है ये इस्तेमाल किया जा रहा है। पहली बात ये, जब कोर्ट में टैक्स एवेजन हो सकती है, मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है, ये करप्शन नहीं हो सकती। अच्छा। कोर्ट में इनको ये स्टैब्लिश करना पड़ेगा। जब ये कहेंगे करप्शन तो कोर्ट कहेगी भाई क्या करप्शन हुई है, कहाँ की करप्शन, कहेंगे जी औरंगजेब ने 50 लाख रुपया दिया था और उसके बाद वो चेयरमैन बन जाता है जी, वो गुजरात, तो वो ये 50 लाख देकर तो वो कमेटियाँ लेते रहे। यही तो वज़ीर-ए-आज़म को कहा गया ये बांटते रहे हैं जनाब, मुलाजमतें बांटते रहे। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे जनाब मिनी बजट की। और हुकूमत यही कहती है जी इस मिनी बजट से आम आदमी को फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई महंगाई नहीं आएगी, लेकिन फैक्ट्स कुछ और कह रहे हैं। क्या होने जा रहा है, ब्रेक के बाद बताते हैं। अब पता चला, अब पता चला। मिनी बजट जनाब आ रहा है, काफ़ी दिनों से इस पर बात हो रही है। हुकूमत मुसलसल कहती है कि जी इससे कोई महंगाई में इजाफा नहीं होगा, आम आदमी पर असर नहीं पड़ेगा, जो कुछ चीज़ों पर टैक्स छूटी दी गई थी सिर्फ वो वापस ली जा रही है। इसके साथ ये भी मुशीर ख़जाना की तरफ से बात आई कि जी 700 अरब रुपए के टैक्स लगाने का IMF ने कहा था, तो मैंने उनको कहा जी हम GST पर ले लेते हैं 350 अरब रुपया, तो आप 700 अरब का हमें ना कहें तो वो मान गए। तो अब लेसर ईवल जिसको कहते हैं एक तरह से, कि हमें जो कम नुकसानदेह चीज़ थी हमें उसकी तरफ जाना पड़ा है। लेकिन गुलाम रज़ा साहब, अब इसमें कहा यह जा रहा है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पर दूध, अनाज, बेकरी आइटम्स, चलें कह लें कि जनाब बेकरी आइटम्स एक आम आदमी शायद उतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन गोश्त है, चिकन है, सोना, साइकिल, कारें, इलेक्ट्रिक कार भी खैर अमीर आदमी लेता है, मोबाइल की कीमतें, ये सब अब बढ़ेंगी। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो डायरेक्टली तो नहीं गरीब आदमी इस्तेमाल करता, लेकिन शायद इनडायरेक्टली उस पर इसके असरात जाएंगे, क्योंकि कुल 140 चीज़ें हैं जिन पर अब 17% सेल टैक्स देना होगा। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि ये जो सेल टैक्स का बढ़ाया जाना और कुछ चीज़ों के ऊपर टैक्स की छूट वापस लेना और कुछ जो ड्यूटीज़ विड्रॉ करना, असल बात आप जब भी देखें कि इम्पैक्ट इसका क्या होता है, कितने जो अरब हैं उनके टैक्स लगाए जा रहे हैं या विड्रॉ किए जा रहे हैं, इन सब को आप अगर प्लस माइनस करते हैं तो आपके पास 900 बिलियन के टैक्सेस का आपके पास आता है। वो आप पे लगे, मुझ पे लगे या ज़ैद बकर जिसके ऊपर भी लगे जी, वो उसके असरात आप कैसे रोक सकते हैं कि वो आम शहरी के ऊपर, मुआशरे के किसी उसके ऊपर जो असरात हैं वो मुरतब नहीं होंगे। लाजमन उसके असरात मुरतब होंगे। अगर ये चाहते हैं कि हर शख्स तक उसके असरात मुरतब ना हों तो इन्हें गवर्नेंस बेहतर बनानी चाहिए। जो तमाम छोटे शहर हैं, बड़े शहर हैं, उनमें DCOs का जो सिस्टम है उनको अब दो तरह की महंगाई यानी कि हमारे सामने नज़र आती है। चले मान लेते हैं हम IMF के प्रोग्राम में हैं, हम IMF जो कहता है हम करते हैं, लेकिन आप अपनी खुद मुख्तारी कैसे लिख के दे सकते हैं? आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से कैसे उनके कंट्रोल में आप कौमी ख़जाना दे सकते हैं कि ये आपके हाथ में होगा? हमारे कितने सीक्रेट्स वहाँ पे होंगे 47 से लेके अब तक, कितने किस तरह से पैसे हम कहाँ इस्तेमाल करते रहे हैं और किस तरह से जो बाज़-औक़ात देखें पूरी दुनिया की इकॉनमीज़ में बबल इकॉनमी, बाज़-औक़ात बबल क्रिएट करना पड़ता है और वो उसको शोर नहीं मचाया जाता। उसका जो इंटेलेक्ट होता है वो जानता होता है कि हमारे मुल्क के जो वज़ीर ख़जाना हैं वो थोड़ा बहुत किसी हवाले से बबल बना रहे हैं या उसमें डॉलर्स की
इनकमिंग आउटगोइंग के हवाले से कभी कुछ होता है। अब तो हम कुछ कर नहीं सकते, ऐसे हाथ पाँव हमारे बांध के समंदर में फेंक दिया गया है कि अब आप यहाँ पे तराकी करें, तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये टैक्सेशन जो अभी 900 बिलियन की हमारे ऊपर लगने जा रही है, ये हम सब ने देने हैं, गरीब बंदे तक भी इसके असरात आएंगे। अच्छा, आपने चूंकि गरीब जो काम करता है उस गरीब आदमी की बात की तो उसके अखराजात बढ़ते हैं, उसकी का भी जिक्र है। 41 अरब रुपए की सब्सिडी बाबर डोगर साहब ये दी जा रही है। अच्छा, साथ ये है कि जी हुकूमत बिजली की अच्छा, फिर मैं एक सवाल है मेरा उसामा गाजी साहब, ज़रा डोगर साहब से पहले मुझे एक सवाल का जवाब आप ही दे दें। अगर हुकूमत एक तरफ ये कहती है कि इसका कोई असर नहीं पड़ने जा रहा किसी के ऊपर, तो ये 40 अरब रुपए की सब्सिडी क्यों दे रहे हैं? ये मुझे आप बताएं। बिल्कुल, आप अगर फर्क ही नहीं पड़ना आपको। उसामा साहब एक चीज, गुलाम मुर्तज़ा साहब, एक चीज, ये सारी दुनिया की का एक फैक्ट है, हकीकत है। जब से दुनिया बनी, जब भी कोई टैक्स लगता है अमीर आदमी पर, वो गरीब आदमी ही चुकाता है। अमीर आदमी कभी टैक्स अपनी जेब से नहीं देता, वो ट्रिकल डाउन होता है और अल्टीमेटली गरीब आदमी की जेब से वो टैक्स जाता है। आप देख लीजिएगा, चाहे आप गाड़ियों पे टैक्स लगा दें, लग्जरी गाड़ियों पे लगा दें, उस पे लगा दें, उस पे लगा दें, उसने अल्टीमेटली वो जो टैक्स उस पर लगा है, वो जो उस पर इजाफी बर्डन आता है, वो नीचे ट्रांसफ़र हो जाता है और वही पैसे जो हैं वो अल्टीमेटली गरीब आदमी को चुकाने पड़ते हैं। ये हकीकत है। उसामा साहब, अब फिर वही मंत्रा जो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये सारे टैक्स लगने के बावजूद खान साहब ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। पाकिस्तान का कंपैरिजन जो अगर दूसरे मुल्कों से किया जाए तो जनाब पाकिस्तान में चीज़ें आज भी सस्ती हैं। अब ये सारी जो है, इस सारी चीज़ को जो वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट, IMF की जो रिपोर्ट है, अगर उसमें देखें तो उसमें आलमी बैंक की जो रिपोर्ट है उसमें तो कहा गया कि जनाब पाकिस्तान में फ़राते ज़र की शरह सबसे ज़्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान सबसे महंगा मुल्क होता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। और खान साहब जो हैं वो, फिर मैं अभी आपसे कह रहा था कि जो उनको बताते हैं वो उसी चीज़ पे यकीन कर लेते हैं और वो ये मान के बैठे हुए हैं कि पाकिस्तान सस्ता मुल्क है। वो ये मान के बैठे हुए हैं कि PTI को जो शिकस्त होती है वो महंगाई की वजह से नहीं होती, बल्कि वो EVM के ना होने की वजह से होती है, क्योंकि जाली वोट भुगताया जाता है। जब इस तरह की सोच हो ऊपर, तो तब्दीली कैसे आएगी? रिलीफ आवाम को कैसे मिलेगा? वहाँ पर तो ये कहा जाता है कि जनाब चीज़ें बड़ी ठीक हैं, लोग, महंगाई है नहीं है, बड़ा कंट्रोल है गवर्नमेंट का। असल इशू की तरफ कोई आता ही नहीं है। असल इशू जो गुलाम मुर्तज़ा साहब कह रहे थे वो गवर्नेंस है, वो एडमिनिस्ट्रेशन है और टॉप लेवल पे करप्शन है, और ये जो कार्टेल टॉप लेवल पे बैठे हुए हैं वो हैं। आप बिजली पे टैक्सेस बढ़ाते जा रहे हैं, कोई ये कोशिश नहीं करता कि लाइन लॉसेस पे कैसे कंट्रोल किया जाए, कोई ये कोशिश नहीं करता कि ये जो पावर प्लांट्स हैं उनके जो डायरेक्टर्स वहाँ पर बैठे हुए हैं उनकी जो मनमानी है, उनकी जो करप्शन है उस पर कंट्रोल किया जाए। कोई कोशिश नहीं करता कि जो ऑयल कंपनी है उनकी जो करप्शन है, उनकी जो मोनोपोली है उसको तोड़ा जाए। कोई ये कोशिश नहीं करता कि शुगर मिलों की जो मोनोपोली है उसको तोड़ा जाए। कोई ये कोशिश नहीं करता कि जो फ्लोर मिलों की मोनोपोली है उसको तोड़ा जाए। उसामा साहब, गरीब आदमी का नुमाइंदा वहाँ पर कोई नहीं बैठा हुआ। वहाँ पर सारे प्राइम मिनिस्टर हाउस में, उन प्राइम मिनिस्टर के इर्द गिर्द यही सारी मोनोपोलीज के लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं और वो सिर्फ अपना ज़ाती इंटरेस्ट देखते हैं। अच्छा। गरीब जाए भाड़ में। फ्लोर अगर कोई आटे गंदम की कीमत को कम करने की कोशिश करता है तो इसलिए कहता है कि जनाब हमारी फ्लोर मिले हैं ताकि हमें सस्ती गंदम हम ज़्यादा मिले, हम उसको स्टोर करें और उससे आटा बना के जो है वो सेंट्रल एशिया में उसको भेज दें। लेकिन तो ये तो सारी अप्रोच है। अगर गुलाम मुर्तज़ा साहब मुझसे ज़्यादा जानते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर हाउस के हमसाए में बैठे हुए हैं। अच्छा। वहाँ भी थोड़ी थोड़ी हवा आती रहती है प्राइम मिनिस्टर हाउस की। तो अच्छा, मेरे जो प्राइम मिनिस्टर के मेरे वहाँ पर कुछ लोग हैं वो तो कहते हैं कि जनाब प्राइम मिनिस्टर वही सोचते हैं, वही देखते हैं जो चंद लोग उनको दिखाना चाहते हैं और जो चंद लोग चाहते हैं कि वो सोचें वो वही करते हैं। सर देखिए, कोई भी मुल्क चल रहा हो वो इसी तरह ही चलता है कि वज़ीर आज़म है, ठीक है, फाइनल उसने फैसले करने हैं, वो उसको हेड कर होता है काबीना को, लेकिन अब इसीलिए तो एक एक्सपर्ट को रखा जाता है ख़जाना की तरफ, कोई और जिसकी एक्सपर्टीज़ किसी चीज़ में हो उसको उस तरफ ले जाया जाता है। मुझे एक बात बताएं, यहाँ पर स्टेट बैंक के गवर्नर हैं, गुलाम मुर्तज़ा साहब, 1 मिनट, स्टेट बैंक के मिनिस्टर हैं, यहाँ पे FBR के हेड हैं, यहाँ पे मिनिस्टर्स हैं, मशीन है, पूरी एक फ़ौज है। क्या प्राइम मिनिस्टर ने कभी उनसे पूछा है कि FBR में टैक्स कलेक्शन को बढ़ाने के लिए क्या फार्मूला है?
महंगाई को कम करने के लिए क्या फार्मूला है, जो टॉप लेवल पे करप्शन है उसको तोड़ने के लिए उनके पास क्या फार्मूला है, जो उनके इर्द गिर्द कार्टल्स बैठे हुए हैं उनको ख़त्म करने के लिए क्या फार्मूला है, मैं किस बुनियाद पे शौकतरीन जैसे मशीर रखे जाते हैं, या स्टेट बैंक के जो गवर्नर हैं उनको अपॉइंट किया जाता है, या मुख्तलिफ BOG जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो बनाए जाते हैं। क्राइटेरिया क्या होता है? वही पुराने घिसे पिटे चेहरे जिनके पास कोई नई चीज़ नहीं है, वही पुराने फार्मूले कि अल्टीमेटली हल यही है कि टैक्स बढ़ा दें, टैक्स लगा दें और फिर प्राइम मिनिस्टर से ये कहें कि जनाब इसका आम आदमी की ज़िंदगी पे कोई असर ही नहीं पड़ता। मगर इस अच्छा, जब ये तो इंतहा हो गई है बेहिसी की समझ। अच्छा गुलाम साहब, जब बजट पेश किया गया था तो उस वक्त ये मिसकैलकुलेशन कैसे हो गई? तब तो कहा गया जी टैक्स फ्री बजट है, हर चीज़ पर, मतलब गाड़ियों पर टैक्स कम कर दिया, फ़ोन कॉल पर हमने टैक्स कम कर दिया, फ़ोन पर टैक्स कम कर दिया। अब वो रिवर्स करना पड़ रहा है। नए नए मशीर आए थे, उन्होंने हुकूमत को ख्वाब दिखाए, उन्होंने बताया कि जनाब देखिए मैं टैक्स फ्री बजट बना सकता हूँ, मैं एक आइडियल बजट बना सकता हूँ। अच्छा, वो उन्होंने बना गवर्नमेंट को मामू बना दिया। अब तो रीन्यूमरेशन पर भी है। दो तरह की चीज़ें हैं। एक तो ये चीज़ थी कि उस वक्त हफीज़ शेख साहब थे। हफीज़ शेख साहब के पॉलिसीज़ जो थी उनको पहले कंटिन्यू किया गया, फिर उसके बाद शौकतरीन साहब आए, उन्होंने अपना कुछ थोड़े बहुत पॉलिसीज़ में चेंज लाए। पैराडाइम शिफ्ट तो नहीं थी लेकिन थोड़ी बहुत चेंजेस लाए। वो वापस चले गए IMF, उन्होंने जाके वहाँ से फिर चाबी लगा दी। अब वो चाबी जो है वो ये हज़ार अरब रुपया मज़ीद हमें वो करना पड़ रहा है। अभी तो जब तक ये प्रोग्राम ख़त्म नहीं होता पता नहीं एक आध चाबी और लगेगी और हमें इस तरह के प्रोग्राम करने पड़ेंगे। मैं दो तरह की बात कर रहा था कि महंगाई दो तरह की है। एक वो जो कि IMF और दीगर कर्ज़ों की वजह से हो रही है, दूसरी वो है कि कोई कंट्रोल ही नहीं है, जिसका जो जी चाहता है वो रेट लिस्ट वो ही जारी करता है, उसी के ऊपर अपना रेट हर रेडी वाले ने, हर दुकानदार ने रखा हुआ है, वो चीज़ कंट्रोल रेट पे नहीं बेचता, ना उसकी कोई मॉनिटरिंग है ना उसका कोई निज़ाम है। उसके ऊपर अगर तवज्जो दे दी जाए तो शायद ये भी आवाम के लिए बहुत बड़ा रिलीफ होगा। बातें ना की जाएं, तर्जमानों के इजलासों में बैठ के इसकी बैशिंग करें, इसको अब लेना है, अब इसको करना है। यानी कि महंगाई होती है तो तर्जमानों का इजलास बुला लो, चीनी कम हो गई तो इजलास बुला लो तर्जमानों का, फलां को बुलाओ जी क्या हो गया, शहबाज शरीफ को टारगेट कर लो, मनी लॉन्ड्रिंग को टारगेट कर लो, करप्शन को टारगेट कर लो। आज एक बड़ा यही उनको महंगाई का हल ये है कि अपोजिशन की करप्शन को टारगेट करो। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा ज़बरदस्त फैसला आया लेकिन उस पर बड़ी बहस हो रही क्योंकि जी बरतरफी के खिलाफ नज़रसानी अपीलें भी खारिज हुई और फिर 16,000 सरकारी मुलाजिम को बहाल करने भी हुक्म दिया गया। तो ये आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बहुत बड़ा फैसला आया है 16,000 मुलाजिमीन के हवाले से। इस पर ब्रेक के बाद बात करेंगे। अब पता चला। अब पता चला। सुप्रीम कोर्ट ने 16,000 सरकारी मुलाजमीन को बहाल कर दिया है अपनी मुलाजमतों पर और इसमें एक ग्रेड 1 से 7 तक जो हैं वो तो फौरी तौर पर और जिस दिन से उनको निकाला गया था तब से वो बहाल तस्वर किए जाएंगे। बाकी जो है उनको दोबारा से टेस्ट देना होंगे। अब ये केस काफ़ी अर्से से चल रहा था और 5 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट का मौजूद बेंच ये केस सुन रहा था। गुलाम साहब, इस केस का बैकग्राउंड भी ज़रा बताइएगा और कुछ ऐसी बातें भी मैंने देखा कि रिपोर्ट हुई कि जी पहले यानी दरख्वास्त की इस तरह से एक तरह से खारिज होती है, डिस्पोज ऑफ होती है, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट जो है सारों को बहाल भी कर देती है। ये क्या किस्सा है? सबसे पहले तो ये है कि ये बहुत सारे ऐसे मुलाजमीन हैं जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में भर्ती किए गए थे और फिर उन्हें बाद में सैक कर दिया गया, उन्हें उनकी मुलाजमतों से निकाल दिया गया। बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब गवर्नमेंट आई है 2008 मुर्जा साहब ये बता दें कि किस गवर्नमेंट ने इनको सैक किया था? ये उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की गवर्नमेंट ने इनको सैक किया था। तो उसके बाद ये इस तरह से हुआ कि 2008 में जब गवर्नमेंट आई तो उन्होंने एक कमीशन बना दिया। सैयद खुर्शीद अली शाह जो थे वो उन्होंने उनकी सरबराही में बना दिया और उनसे कहा गया कि तमाम वो लोग, और उसके साथ और भी लोग थे, ये नहीं कि वही थे, उनके साथ जो उसके बाद कुछ सैक हुए या वो लोग भी शामिल थे
जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ थे और उनको पक्का नहीं किया जा रहा था, तो उनको दोबारा एक कमीशन बना और सब केसेस का बार बार इस तरह से जायज़ा ले गया। कमेटी थी, कमेटी ने जायज़ा लेने के बाद पार्लियामेंट का ये फैसला था कि इनको बमाए पर्क्स इनके ओहदों पर बहाल कर दिया जाए। फौरी तौर पे जो बहाल हुए उनके पे पर्क्स भी उनको मिले और सारा जो उनका मामला था जिसमें कुछ लोगों ने रिटायरमेंट की एज को पहुंच गए थे, उन्होंने रिटायरमेंट से ले ली और बहुत सारी चीज़ें इस तरह से हो गई। अब वो दोबारा से जो थे वो निकाल दिए गए थे। एक दरख्वास्त दायर की गई, उस दरख्वास्त में हाई कोर्ट से ये फ़ैसला हुआ और इनको सबको फ़ारग कर दिया गया। जब ये फ़ारग हुए तो फिर दोबारा इन्होंने राब्ता किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी इनको जो था वो रिटेन किया गया उस फैसले को। फिर इसका नज़रसानी अपील जो थी वो दायर की गई और उसके साथ साथ ये तमाम लोग जो थे वो बाहर सुप्रीम कोर्ट के बाहर मुजाहरे और वहाँ पे आना जाना सब कुछ वो भी इन्होंने शुरू कर दिया। तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला नज़रसानी का वो अपनी जगह पे है, इसमें बहाल कर दिया गया है लोगों को। जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये कहा कि इनको अगस्त 2021 से जो है वो तनख्वाहें और मराद दी जाएँ, लेकिन बाकी लोगों ने शायद पिछले जो पीरियड है उस पीरियड से इनकी तनख्वाहें और मराद जो हैं वो इनको देने का कहा है। बाकी इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है, मैं ये इसका थोड़ा सा 1-2 मिनट में मैं ख़त्म करूँगा कि यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो रही है इस्लामिक वज़राए ख़ारजा की और OIC का इजलास जो कि कल से शुरू होना है। आज हर हाल में रेड जोन को खाली करवाया जाना मकसूद था, या कल या आज हर हाल में। आज कुछ डिग्नेटरीज तो आज पहुंच चुके हैं, तो ये लोग वहां बैठे थे, इन्होंने बिल्कुल बच्चे भी लेके आए हुए थे, औरतें भी थी, रात को भी स्टे करते थे। उन्होंने कहा जान से मार दो, हमें बहाल करोगे तो जाएंगे, नहीं तो इधर ही लेटेंगे। तो ये भी फैक्टर एक है। तो एनी हो ये तमाम जो मुलाजमतों के ऊपर लोग बहाल हुए हैं, अब ये एक तो 7 ग्रेड तक हैं, उसके बाद के जो लोग हैं जिनके टेस्ट इंटरव्यू नहीं हुए वो उनको फार्मेलिटी के लिए टेस्ट इंटरव्यू में अपीयर होना होगा और वो फिर दोबारा से रीइंस्टेट हो जाएंगे और उसी डेट से होंगे जिस तारीख से निकाले गए थे। ये है सारा इसका बैकग्राउंड और ये इस फैसले के हवाले से बात। ठीक है, लेकिन इसमें अब यह है कि आइंदा सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा जी कि टेस्ट वाला मामला जो है, टेस्ट की शर्त जो है लाजमी इसको फॉलो किया जाए। लेकिन ये जो सुओ मोटो आज खुद नोटिस के इख्तियारात हैं उसको इस्तेमाल करते हुए ग्रेड 1 से 7 के सरकारी मुलाजमीन को बहाल किया गया है। सरकारी मुलाजमीन की बहाली की अपीलें मुस्तरद की थी, लेकिन फिर आज खुद नोटिस केस में ये फैसला लिया गया। मेरे ख्याल है टेक्निकल इसमें ज़्यादा ये समागार साहब आज तो सारे माफ़ कीजिएगा, आज खुद नोटिस नहीं है, आज खुद नोटिस नहीं है, आज खुद नोटिस का केस और होता है। ये आर्टिकल 184 है जो कि इंसानी बुनियादी हकूक़ से मुताल्लिक है और 187 है। 2 आर्टिकल्स का उन्होंने वो अपीलें मुस्तरद कर दी हैं और इंसानी बुनियादी हकूक़ की बुनियाद पे ह्यूमन एंगल देखते हुए 184(3) के तहत इनकी जो एप्लीकेशंस हैं इनको उन्होंने इनको बहाल कर दिया है। ये सो मोटो नोटिस, इसको हम आज खुद नोटिस नहीं कहेंगे, ये 184 है। ये आइन का आर्टिकल है जो इस्लाम के हमारे आम शहरी के बुनियादी हकूक़ से रिलेटेड है। ये ठीक। अच्छा उसामा साहब, इशू ये है कि 1996 में इनकी ये सारी भर्तियाँ हुई, फिर पार्टी के दौर में नून लीग की गवर्नमेंट आई, उन्होंने इनको निकाल दिया। मेरे बहुत सारे दोस्त जाने वाले उस वक्त भर्ती हुए थे, कुछ बेचारों ने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, किसी ने कहीं और नौकरी प्राइवेट कर ली, ये कर लिया। 2008 में जब ये पार्टी की गवर्नमेंट आई, चूँकि उन्हीं के दौर में ये भर्ती हुए थे तकरीबन 12 साल के बाद, तो जरदारी साहब ने उन तमाम जो ये 16,000 एम्प्लॉय थे इनको एक कमीशन के ज़रिए से दोबारा बहाल किया जी। तो वो जो लोग कोई कारोबार कर रहा था कुछ कर, उन्होंने वो अपने कारोबार बंद किए और दोबारा आके उन्होंने ज्वाइन कर ली जॉब। वो बाद में कुछ सीनियरिटीज़ के इश्यूज उठते रहे, जिस पर उन्हीं के कुछ कुलीग जो थे उन्होंने हाई कोर्ट में एक रिट कर दी इन लोगों की अपॉइंटमेंट के ख़िलाफ़, चैलेंज कर दी अपॉइंटमेंट और अल्टीमेटली फैसल के ख़िलाफ़ हो गया। अच्छा। अब 2008 में ये बहाल हुए, 2021 में आके सुप्रीम कोर्ट ने इनकी जो बरतरफी थी वो बहाल रखी। अब मुझे एक बात बताएं कि 16,000 बंदे
जो कि 1996 में के हायरिंग हुई है। कोई 55 साल का, कोई 56 साल का है, छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, और इस स्टेज पे आके अगर उनको 7 साल 8 साल पहले नौकरी से निकाल दिया जाए तो वो बेचारे तो कुछ करने के काबिल ही नहीं है, कहीं और जाने के काबिल ही नहीं है। अल्टीमेटली वो इसके ख़िलाफ़ पटिशन में गए, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के ख़िलाफ़ पटिशन में गए, और आज ये जो फ़ैसला हुआ है उनके हक़ में हुआ है, बड़ा अच्छा फ़ैसला है। मेरा ख्याल है कि जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से फैसले करती हैं तो उनको ये देखना चाहिए कि उनके इस फैसले का जब इम्पैक्ट जाएगा वो 16,000 ख़ानदानों पे जाएगा। 1996 की हायरिंग थी और अब 2021 आ चुका है, तो 2021 में अगर इन दोनों लोगों को आप बरतरफ कर देंगे, ना कोई पेंशन ना कोई बेनिफिट, और वो जनाब घरों को वापस चले जाएंगे, तो 16,000 चूल्हे बंद हो जाएंगे। और ऐसी स्टेज पे जब किसी की बेटी की शादी होने वाली है, किसी के बच्चे कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो मुझे पता है कि वो किन दुखों में, किन तकलीफ़ों से ये लोग गुजरे हैं, किस कर्ब से ये लोग गुजरे हैं। तो ये जो फैसला है, इससे 16,000 घरों के जो चूल्हे बुझे हुए थे वो जल पड़ेंगे। उनके लिए उम्मीद की जो किरण थी वो दोबारा बहाल हो गई है। तो मैं इस फैसले को वेलकम करता हूँ। कोर्ट्स को ये देखना चाहिए कि जनाब जो भी फैसले आ रहे हैं ठीक है, एक कानून ये क्या कहता है, लेकिन उसमें एक चीज़ ये कि उसमें ह्यूमन एंगल ज़रूर देखना चाहिए कि उसका इम्पैक्ट क्या जाएगा फैसले का। जी मुर्दा साहब। उसामा गाजी साहब, यहाँ देखें एक दो चीज़ बहुत बड़ी देखने की ज़रूरत है हमें, कतई नज़र इसके कि ये मुलाजमीन देखें कितना अरसा रहे, कितने अरसा इन्होंने काम किया और घर में भी बैठे रहे, काम नहीं किया। अब वो उनका लीव टाइम कंसिडर होगा जिस टाइम में वो काम नहीं करते रहे। तो एक बहुत बड़ा मॉनेटरी हमारे जैसे कंट्री के ऊपर 16,000 मुलाजमीन के हवाले से एक बड़ा बोझ होगा, लेकिन इसके इम्पैक्ट्स बड़े हैं। टाइम खत्म हो गया मेरे पास। बिल्कुल आपने ये पॉइंट जो रेज़ किया ये है कि पहले ही देखा जा रहा है जी मनी बजट आ रहा है, खर्चे इनके हो रहे हैं, और आइंदा भी सोचा जा रहा है कि सरकारी मुलाजमीन के हवाले से क्या पेंशन का मामला वो भी देखा जा रहा है। तो ये एक ज़रूर गवर्नमेंट के लिए मुश्किल होगी। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला।